हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं चैप्टर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे सामने जो कंसेप्ट है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं और हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियरली मैं आपको पूरा चैप्टर इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा ताकि पूरे सभी स्टेट कैंडिडेट को कोई भी स्टेट से उनको इजीली समझ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बेबी का बर्थ होता है, तब हम बेसिकली उस बच्चे से कंपेयर करते हैं कि उसके बेसिकली नोज, उसकी आईज, उसके चीन, उसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन फैमिली के इस मेंबर से मिलते हैं। यस, आईज इज मैचिंग टू हिज मदर, नोज इज मैचिंग टू हिज मदर, चीन इज मैचिंग टू हिज फादर, ग्रैंडपा। यस, हाउ दिस कैरेक्टर्स आर मैचिंग। ये कैरेक्टर पेरेंट्स से, उस बच्चे से और पेरेंट्स से कैसे मिलते जुलते हैं? तो ये मिलते जुलते क्यों है, उसके पीछे का एक रीजन है। उसके पीछे रीजन है इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। लाइक my father and my father has contributed character and these characters are in my body, and me and my wife will transfer the character to my baby. So simple logic is that character transmit from grandparents to us and our to next generation. So generation to generation ये character transmit जो होते रहते हैं, उस concept को हम कहते हैं inheritance. अब inheritance हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी की? तो वो ब्रांच होती है जेनेटिक्स। ठीक है, वो ब्रांच होती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of hereditary and variation. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम हेरिडेटरी और वेरिएशन इनका स्टडी करते हैं। अब हेरिडेटरी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी मींस कैरेक्टर प्रेजेंट इन पेरेंट्स which transfer to offspring. This is called hereditary. मतलब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं वही कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या? आने वाली जनरेशन। जैसे मेरे मम्मी पापा का ऑफस्प्रिंग हूं मैं और मेरा जो बेबी है वो मेरा है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब हमारे बच्चे। ठीक है, सो हेरिडेटरी का मतलब क्या हुआ? द कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स which transfer to the offspring, which transfer to the next generation, it is called hereditary. मतलब जो कैरेक्टर हमारे अंदर है वो सेम कैरेक्टर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं तो उस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर प्रेजेंट इन you can say character present in parent which do not transfer or mix character transfer to offspring. This is called वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? जो कैरेक्टर हमारे अंदर है नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होते हैं, कुछ कैरेक्टर मिक्स होकर ट्रांसफर होते हैं, तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं वेरिएशन।
दोनों में डिफरेंस क्या है? हेरिडेटरी में जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है सेम कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होना है हेरिडेटरी, और जे कैरेक्टर हमारे अंदर है बल्कि नेक्स्ट कैरेक्टर में वो कैरेक्टर नहीं जाते बल्कि मिक्स होके कैरेक्टर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। Hereditary means the character which is present in our body and transferred to the next generation. Similarly, it is called hereditary, and the character which is present in our body, but same characters are not transferring into next generation, but some mixed character are transferring into next generation. So this concept is called variation. Hereditary plus variation. Hereditary plus variation. Together it is called genetics. Who have coined the concept called genetics? So genetic concept was coined by William Bateson in 1906. So विलियम बैटसन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स ये कंसेप्ट को कॉइन की थी, बट नाउ डेज हु इज एक्चुअली द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये वाली क्लियर, आई थिंक आपको ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल एंड द वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द विलियम बैटसन। तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का। एक चीज याद रखिए कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है वो पहले हाइट हो, हमारे हेयर पैटर्न हो, हेयर कलर हो, स्किन कलर हो, जो भी कैरेक्टर हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, वो सभी कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में सिमिलरली ट्रांसमिट होते हैं तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। लेकिन ये कैरेक्टर हमारे और हमारे पार्टनर के दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो इनको हम कहते हैं वेरिएशन, और ये दोनों को मिलकर के बनता है जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को मेंडल 7 कैरेक्टर्स और मेंडल की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए थे और वही प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया हुआ था, उसके पीछे का रीजंस क्या है, और साथ ही कैरेक्टर के बारे में आज आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल? Gregor John Mendel is nowadays known as the father of genetics. Yes, Gregor John Mendel is nowadays known as the father of genetics, and he is nowadays famous for the discovery of Mendelian laws of inheritance. इन्होंने क्या डिस्कवरी की है? इन्होंने की है Mendelian laws of inheritance. मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली मेंडल ने 3 लॉज दिए हुए हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी, एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऐसे 3 लॉ मेंडल ने दिए हुए हैं। तीनों के तीनों लॉ एक ही चीज कहते हैं मेनली, that characters are transferring from parents to the offspring and offspring to the next generation। मतलब हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं और हमारे कैरेक्टर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट कॉल्ड laws of inheritance or Mendelian laws of inheritance, and nowadays Mendel is famous for the father of inheritance, father of genetics, and he has introduces concept called Mendelian laws of inheritance. Mendel has given 3 laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Now I'll tell you, Gregor John Mendel was born on 20 July in 1822 in a Austria country, not Australia, in a Austria country, in a one of the very poor farmers family. आपको एक चीज जान के काफी हैरानी होगी, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे आप लोग, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यस, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट यू नो हिज एजुकेशन एट द बिगिनिंग वाज व्हाट? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, वो बेसिकली मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इनका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में हुआ था, इनकी मास्टर डिग्री भी मैथमेटिक्स में हुई थी। ये एक स्कूल में मैथ्स के टीचर भी रहे, और स्कूल में मैथ्स के टीचर होने के बाद जब उनके फादर की डेथ हो गई
तब वो फिर से अपने विलेज में, अपने सिटी में रिटर्न आ गए। और उनके फादर एक्चुअली एक चर्च में मॉन्क थे, ठीक है, मॉन्क मतलब धर्मगुरु, वो फादर थे उनके फादर एक चर्च में फादरी थे। और फिर उन्होंने भी अपने फादर की जो पोस्ट थी वो मॉन्क की पोस्ट वो अचीव की। और उस चर्च में जो फ्लावर्स थे, गार्डन में जो फ्लावर्स थे, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को उन्होंने मैथमेटिक्स में स्टडी की थी, फिर भी उनका बेसिकली इंटरेस्ट फ्लावरिंग, गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा था। वो एक चीज़ को हमेशा इंटरेस्टिंगली देखते थे कि रेड फ्लावर कुछ दिन के बाद पिंक फ्लावर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या तो पिंक फ्लावर कुछ दिन में कलर कैसे चेंज करता है, व्हाइट और रेड फ्लावर को मिलाएंगे तो कौन सा नया कलर आएगा। तो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था ग्रेगर जॉन मेंडल का। और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए जिनको आज हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब जानते हैं ना। तो ये सब चीजें उन्होंने मेंडल ने स्टार्ट की। और मेंडल ने 1865 में उनका अपना पेपर पब्लिश किया। और जब उन्होंने पेपर पब्लिश किया तब क्या हुआ, उनका जो पेपर था वो साइंटिफिक कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इट इज बिलीव दैट द सक्सेस एंड फेल्यूर बोथ द थिंग ऑफ मेंडल वाज मैथमेटिक्स। मेंडल मैथमेटिक्स के कारण फेल थे और मेंडल मैथमेटिक्स के कारण ही सक्सेसफुल थे। क्यों, ऐसा मैं बताता हूं। जब साइंटिफिक कमेटी ने मेंडल से पूछा कि आपके सामने जो पिंक फ्लावर आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, तो मेंडल कहते थे कि मैंने रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स किया, दोनों फ्लावर को मिक्स किया तो पिंक कलर का फ्लावर आ गया। क्योंकि मेंडल को इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स जैसी चीजें पहले पता नहीं थी, बिकॉज उनकी बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उस वक्त मेंडल की इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रेड एंड व्हाइट कलर, पिंक कलर होता है, ये तो बच्चों सबको पता है, लेकिन आपको जेनेटिकली एक्सप्लेन करना है, और जो जेनेटिकली टर्म उनको पता नहीं थे, इसके लिए उनकी ये थियरी रिजेक्ट हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक्चुअली 6 जनवरी 1884 में मेंडल की डेथ हो गई, और मेंडल के डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन एंड इरिच टेचमार्क, ठीक है। इन तीनों ने मेंडल जैसे ही परफॉर्म किया हुआ था। इन तीनों ने भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसे मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट किए, और लकीली इन तीनों के जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो पब्लिश किया हुआ था, पब्लिशर वही थे जिनका पेपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सेप्ट किया हुआ था। और उन्होंने ये महसूस किया कि ये 3 लोग जो डिस्कवरी के बता रहे हैं, वो डिस्कवरी तो ऑलरेडी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बता दी थी, लेकिन मेंडल की डेथ हो गई थी उस टाइम। फिर प्रॉब्लम ऐसी हुई कि अगर मेंडल ने ऑलरेडी ये चीज को प्रूफ किया हुआ था, मेंडल ने प्रूफ किया, लेकिन मेंडल को वो एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा था, क्योंकि मेंडल मैथमेटिक्स से थे, ठीक है। लेकिन ये तीनों ऑलरेडी बायोलॉजी ब्रांच से थे, जेनेटिक्स से थे, तो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। लेकिन फाइंडिंग तो सबसे पहले, हीरो कौन होता है, जो सबसे पहले वर्क करता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल प्राइज दिया गया, और नोबेल प्राइज उनको दिया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक मैथमेटिशियन पर्सन को फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया गया हुआ है, और वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर द फाइंडिंग्स बाय द हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन एंड इरिच टेचमार्क। बट इन तीनों ने जो परफॉर्म किया हुआ था वो मेंडल ने ऑलरेडी वो चीज को एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम चलते हैं कि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटल सैंपल क्या लिया हुआ था उन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट। Mendel's 7 characters. Yes, first of all I will tell you which plant did Mendel select for his experiment. So Mendel select pea plant. मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया हुआ था, पी प्लांट, जिसे हम बेसिकली वटाना कहते हैं, ठीक है। सो पी प्लांट इज सिलेक्टेड बाय द मेंडल एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ अ पी प्लांट इज पाइसम
sativum, or you can say Pisum sativa. Mendel selected pea plant whose name is a Pisum sativum. And why Mendel selected this plant? There are 3 to 4 reasons I'll tell you. First, प्लांट इज एनुअली अवेलेबल, मतलब प्लांट 12 ही महीने अवेलेबल होता है, तो एक्सपेरिमेंट करना काफी इजी है. सेकंड थिंग मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेंडल वाज फेल ड्यू टू मैथमेटिक्स एंड ही वाज सक्सेस ड्यू टू द मैथमेटिक्स. फेल क्यों हुए वो तो मैंने आपको बता दिया. सक्सेस सुनिए आप. प्लांट इज एनुअली अवेलेबल, मतलब 12 ही महीने अवेलेबल है, तो एक्सपेरिमेंट करना इजी है. एंड सेकंड थिंग, the pod of a pea have a more than 3 to 4 to 5, sometimes if a pod is large then may have a 6 to 7 seed also. If a seed is more, then statistically experiment gives a more and more idea, more and more data. This is given by this statistic, and statistics is a branch of mathematics. Clear? जो इन्होंने प्लांट लिया हुआ था पोड, तो पी के जो सीड है वो एक पोड के अंदर आते हैं, और पोड के अंदर 6 से 7 अगर सीड है तो डेटा कलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है. और ज्यादा अगर डेटा हो जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक की टर्म्स की मीन मोड मीडियन का यूज करना पड़ता है. और ये सब कंसेप्ट मैथमेटिक्स में आते हैं. मतलब मेंडल की जो सक्सेसफुल रेट था वो भी मैथमेटिक्स के कारण था, लेकिन कुछ जगह पर मैथमेटिशियन होने के कारण उनको फेल्यूर भी देखना पड़ा. ठीक है. सो फर्स्ट, प्लांट इज 12 month available, annually available. Second, it has a many seed. Third, plant is very short, small in size, and plant can grow anywhere. That's why Mendel selected pea plant, which is also called garden pea or Pisum sativum, and these are the reason behind the selection. Now I'll tell you which character did Mendel select for his experiment. So Mendel generally selected 7 character. Mendel generally selected 7 character. I'll tell you one by one character. Just first one. First character is seed shape, and Mendel selected 2 seed shape. One was round and second one was wrinkled. Then Mendel selected second character, which was seed color. Yes, and seed color was, one was yellow and second one was green color. Yes, these are 2 character. Third character was pod shape. So in a pod shape, मैं कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ ऐसे, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप पहले कैरेक्टर लिखो, उनके बाद उनमें डिस्क्राइब करो, डजंट मैटर. फोर्थ वन इज लाइक अ पोड कलर. ठीक है. सो here you can see inflated, constricted, and pod color is here we have discussed seed color, yellow and green. Yes, everyone can see it's a yellow and green, and this is also pod color is also yellow and green. So ये fourth character है. Now fifth character. So fifth character is flower color. So now flower in terms of Mendel, or for the Mendel, was 2. One was a purple color flower and second one was white color flower. One was a purple color flower and second one was white color flower. Then flower location. So flower location, one was aerial and second one was terminal. And last character was 7 number character, which was plant size. And plant size, one was tall and second one was dwarf. So Mendel basically selected this 7 character. Yes, first character, seed shape. So seed shape may be either round shape or either wrinkle shape. Then seed color, either it will be yellow color, either it may be the green color. Then pod shape, either it may be inflated or constricted. Pod color, yellow and green.
flower color purple color, white color, flower location either aerial or either terminal, and plant size either it is a tall or either it is dwarf. So these are the 7 characters selected by the Gregor John Mendel for his मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. तो हम इनके अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे. चलिए देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यूज इन जेनेटिक्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको 18 कंसेप्ट्स का मतलब डिटेल में समझाने वाले हूं आज. तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हम उन कंसेप्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं. सो वन बाय वन कैरेक्टर मैं आपको बताता हूं. सो फर्स्ट वन इज character, second one is trait, yes, third one is factor and fourth one is gene. पहले मैं आपको इन 4 के बारे में बताता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं. फिर मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिक्स में पढ़ाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज ट्रेट? आई विल टेल यू. कैरेक्टर इज ऑलवेज अ सिंगल फीचर. Character is always a single unique feature and traits are the 2 sub characters. Traits are 2 sub characters. For example, blood group, you can say blood group A positive and blood group B positive. What is the common between blood group A positive and blood group B positive? Yes, common is a blood group. Common is blood group. So what is blood group? Blood group is a character and A positive, B positive are the trait. A positive, B positive are the trait. One more thing I'll tell you. Just like a blue color and red color. What is the common between blue color and red color? Common is color. Yes. So color is a character and blue color and red color are the type of a character. So type of character means trait. Blood group. A blood group is a trait, B blood group is a trait, but A and B both have a common feature, that is a blood group. So character is a common thing and traits are 2 sub characters. Yes. Now what is a factor and what is gene? अब gene हम किसे कहते हैं? Segment of DNA. Segment of DNA which is responsible for transmission of character from one generation to another generation. It is called segment. So sorry, it is called gene. तो gene हम किसे कहते हैं? Gene is a segment of a DNA which transfer character from one generation to another generation. उसे हम कहते हैं gene. तो जब तक gene की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर. So gene and factors are the same thing. Gene and factors are the same thing. Why it was given name as a factor? Until the discovery of a gene was there, it was called as a factor. तो factor और gene में क्या difference है? कुछ ही नहीं. Factor मतलब segment of a DNA which is transferring character from one generation to another. What is gene? Fragment of a DNA or segment of a DNA which transfer character from one generation to another generation. So ये दोनों चीजें एक ही होती हैं. ठीक है? अब आप ये चीज याद रखिए, जीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया हुआ था? So gene concept was introduced by the Wilhelm Johansen. Yes, William Batson was another person. William Batson who coined the concept called genetics, but he is a Wilhelm Johansen who introduces the concept called gene. And who introduces factor? Mendel. So Mendel ने factor ये नाम की concept introduce की थी और gene ये concept किसने introduce की है? Wilhelm Johansen ने. अब हम आगे बढ़ते हैं. Dominant and you can say 6th one is recessive. What is dominant and what is recessive? I'll tell you. Suppose there are 2 dance partner. Yes, like one is a dance teacher and second one is a dance student. Okay, so when they are dancing on the same platform, student is always copying towards the teacher.
Yes, student is focusing on the teacher, that how teacher is performing. So everyone in the audience can understand she must be the teacher and she must be the student. So which is more powerful is always dominant and which is weaker is always recessive. ठीक है, डोमिनेंट हमेशा पावरफुल होता है और जो रिसेसिव होता है वो थोड़ा वीक होता है. दो डांस पार्टनर है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट हमेशा टीचर की कॉपी करते हैं स्टेज पे, तो ऑडियंस जो बैठे होते हैं वो समझ जाते हैं कि यस ये वाली स्टूडेंट है और वो वाली टीचर है. मान लो दोनों की एज भी सेम है, फिर भी समझ में आ जाता है वो टीचर है, बिकॉज वो मतलब फ्रीली परफॉर्म कर रही होती है और जो बाकी की जो कैंडिडेट होती वो उनको कॉपी करके परफॉर्म कर रही होती. सो डोमिनेंट क्या होते हैं, डोमिनेंट पावरफुल होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर वीक होते हैं. डोमिनेंट को हम कभी भी कैपिटल में इंडिकेट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल में इंडिकेट करते हैं. मान लो देयर इज अ वन टॉल पर्सन एंड देयर इज वन ड्वार्फ पर्सन. तो टॉल क्या होगा, कैपिटल टी विल बी द डोमिनेंट and small t will be the recessive. T is related to height, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं. सी कैपिटल T means tall, yes, small t means dwarf. अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में है कॉमन हाइट. सो हाइट में भी टॉल, हाइट में भी द dwarf. And capital word are indicating dominancy and small word are indicating you can say recessive. Like a yellow color is indicated by capital yellow color is indicated by capital Y, and you can say green color is indicated by small y. So green color is recessive character and yellow color is a dominant character. Moving towards next, I think so मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. Okay, just see, I'll tell you 7 number character. Phenotype and 8 number genotype. What is phenotype and what is genotype? I'll tell you. The character which you can see from outside, it is called phenotypic character, and the character which are hidden inside, it is called genotype character. I'll tell you. Red flower indicated by capital R. White flower indicated by small r. ठीक है, तो एक है रेड फ्लावर कैपिटल R, एक है व्हाइट फ्लावर स्मॉल r. अब इन दोनों से क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल R स्मॉल r. फिर इनकी अगर हम क्रॉसिंग करते हैं सेम, तो कैपिटल R स्मॉल r. अब कितने फ्लावर आएंगे, कैपिटल R, देन कैपिटल R स्मॉल r, देन कैपिटल R स्मॉल r, देन स्मॉल r. अब आपके सामने कितने फ्लावर हैं, एक है ये रेड फ्लावर, वन इज रेड फ्लावर, और ये दोनों कौन से हैं, टू आर पिंक फ्लावर. यस, टू आर पिंक फ्लावर, एंड दिस वन इज व्हाइट फ्लावर. तो आपके सामने कंसेप्ट कैसी है, आपको सबसे पहले ये देखिए, हमने जो मोनो हाइब्रिड ये क्रॉस करके मैंने आपको बताया कि आपके सामने एक रेड कलर का फ्लावर, एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, और वो मिक्स होने के बाद फ्यूचर में 4 फ्लावर आते हैं. तो वो आपको उनके फ्लावर के कलर दिखेंगे या कैपिटल R स्मॉल r ऐसी चीजें दिखेंगी, ऑब्वियसली आपको कलर दिखेंगे. फादर इज अ टॉल एंड मदर इज डार्क, और उनका जो बेबी आएगा, मान लो 10-15 साल के बाद, उसकी जो हाइट होगी, आपको हाइट दिखेगी या उसके अंदर कैपिटल T स्मॉल t लेटर दिखेंगे, ऑब्वियसली आपको उनकी हाइट दिखेगी. ठीक है, तो जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखते हैं हम उनको कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर अंदर होते हैं हम उनको कहते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर. यस, सो व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? एक्सटर्नल character is phenotype and internal character is genotype. Yes, फ्लावर हमें दिख रहे थे, एक रेड फ्लावर था, 2 पिंक फ्लावर थे और एक व्हाइट फ्लावर. तो हमें फ्लावर दिख रहे थे, ना कि कैपिटल R स्मॉल r ऐसे नहीं दिख रहा था, हमें कलर दिख रहे थे ना. सो फिनोटाइपिक कैरेक्टर मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर मींस जीनोटाइपिक कैरेक्टर. तो अब हमने देख लिया हुआ कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन और डोमिनेंट, रिसेसिव. हमने फिनोटाइप जीनोटाइप भी देख लिया. फिर हम देखते हैं 9 नंबर homozygous and 10 number heterozygous.
What is homozygous and what is heterozygous? See, when two genes are indicating same thing, it is called homozygous, and when two genes are indicating different thing, it is called heterozygous. मैं simply आपको बताता हूँ, जब दो genes एक ही कैरेक्टर बताते हैं तब हमने जब दो genes एक ही trait बताते हैं तब हम उन्हें कहते हैं homozygous, और जब एक ही जीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर बताते हैं, दो अलग अलग ट्रेट्स बताते हैं, हम उन्हें कहते हैं हेटेरोजाइगस. आई टेल यू, कैपिटल T, yes, this is one gene, this is another gene, so both genes are indicating same trait, that is tall. ठीक है. अब आप ये देखिए small t, both genes are indicating dwarf, लेकिन ये भी क्या है, homozygous. Homo means similar, zygous means genes. Homo means similar and zygous means genes, like capital R for red and small r for white, but all are homozygous because these both genes are indicating red and these both genes are indicating for the white. Now you just consider here, one is capital T, second one is a small t. So what you will call it hybrid, or you will call it as a mixed character. तो ये mix है ना, so it will be called heterozygous. Hetero means dissimilar, homo means similar, zygous means genes, and here also zygous means genes. Similar genes, capital T, capital R, small t, capital genes. Heterozygous, different gene, capital T, small t, hybrid. Then you can say capital R, small r. Which color it is? It is neither red, it is neither white, it is pink color. तो हम क्या कहेंगे ऐसे हम कहेंगे heterozygous, homozygous, heterozygous. Now come to the concept pure line, which one? 11 number, yes, and 12 number I'll explain you hybrid. 12 number I'll explain you hybrid. So what is pure line? Just imagine, see, we have a one red flower and we also have another red flower. This red flower, capital R cross with this capital R. तो अगर रेड फ्लावर से क्रॉस करेगा तो फ्यूचर में क्या होगा, रेड फ्लावर ही आएगा ना, करेक्ट. अब ये वाला रेड फ्लावर इससे क्रॉस करता है तो क्या आएगा, रेड फ्लावर ही आएगा. ये वाला रेड इससे क्रॉस करता है तो क्या होगा, फिर से रेड फ्लावर आएगा. तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्योर लाइन, मींस ट्रांसमिशन ऑफ अ सेम कैरेक्टर इनटू नेक्स्ट जनरेशन. इट इज कॉल्ड प्योर लाइन. अब आप ये सोचो, दिस रेड फ्लावर क्रॉस विद white flower, then what will happen, pink flower will come. This will be called hybrid. Are you getting? See, मैं आपको बताता हूँ. If this red flower cross with this red flower, then new generation will be red. If that red flower cross with a red, new generation will be red. If that red flower cross with another red, then next generation will be again red. तो ऐसे हम कहेंगे pure line. But that third red flower cross with a white flower, the next generation will be the pink. So this red plus white is equal to pink. It is mixing, no, it is hybrid. अब आप एक चीज याद रखिए, हाइब्रिड में भी प्रकार होते हैं. हाइब्रिड also have type like mono hybrid, dihybrid and trihybrid, and you can say polyhybrid. अब आपको मैं orally बताता हूं. See, what is monohybrid? When a black cat cross with a white cat, it is called monohybrid. हमने क्या यूज किया, ब्लैक कैट, व्हाइट कैट. तो इनमें कितने ट्रेट्स हैं, हमें ट्रेट्स एक्चुअली काउंट नहीं करने होते, हमें काउंट करना होता है कलर. So black cat cross with a white cat. What is the common between black cat and white cat? Color of cat. Yes. So color is the first character. तो अगर हम एक ही कैरेक्टर में क्रॉसिंग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यस, हम उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. और अगर हम दो कैरेक्टर यूज करते हैं, जैसे ब्लैक कैट हैविंग अ ब्लैक आई क्रॉस विद अ व्हाइट कैट विच इज हैविंग ब्राउन आई, तो कितने कैरेक्टर हो गए, फर्स्ट तो कैट का कलर, दूसरा आई का कलर, तो कितने कैरेक्टर हो गए, दो कैरेक्टर. तो इसे हम क्या कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस. हाइब्रिड मींस मिक्सिंग
एंड मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल एंड पॉली मीन्स मेनी। अगर आप एक कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हो तो मोनो हाइब्रिड, अगर आप दो कैरेक्टर में क्रॉसिंग करते हो तो डाई हाइब्रिड, अगर आप तीन कैरेक्टर में क्रॉसिंग करते हो तो ट्राई हाइब्रिड, अगर आप तीन से ज्यादा कैरेक्टर लेते हो तो आप उसे कहोगे पॉली हाइब्रिड। इफ यू आर टेकिंग अ वन कैरेक्टर फॉर क्रॉसिंग, मोनो हाइब्रिड। इफ यू आर टेकिंग टू कैरेक्टर फॉर क्रॉसिंग, इट इज डाई हाइब्रिड। इफ यू आर टेकिंग अ थ्री कैरेक्टर फॉर क्रॉसिंग, इट इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड। इफ यू आर टेकिंग अ मोर देन थ्री कैरेक्टर फॉर क्रॉसिंग, इट इज कॉल्ड पॉली हाइब्रिड। इज इट क्लियर? तो ये हो गए 11, 12, फिर ये 13, 14, 15, 16। अब हम आते हैं दो अलग कैरेक्टर के ऊपर। ओके, जस्ट यू कैन से ये एक्चुअली ये कंसेप्ट एक जैसे ही है। मैं 70 नंबर आपको बता दूं। चेकर बोर्ड, also called Punnett square। अब ये कंसेप्ट क्या है चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर? आई टेल यू, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम जब परफॉर्म करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते समय हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। यस, दिस टेबल इज कॉल्ड चेकर बोर्ड, also known as a Punnett square. Why? Because it was discovered by the scientist called Reginald C. Punnett. Reginald C. Punnett इन्होंने डिस्कवरी की थी इस बोर्ड की, तभी हम इसे कहते हैं चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर। अब हम आते हैं 18 नंबर के कैरेक्टर के ऊपर। होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस chromosome. Homologous chromosome and heterologous chromosome. See, if a chromosomes are identical in size and shape, it is called homologous chromosome. And if chromosomes are unidentical in size and shape, it is called heterologous chromosome. अगर दो क्रोमोसोम एक दूसरे से साइज और शेप में एक दूसरे से मैच करते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम साइज और शेप में मैच नहीं करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? when two chromosomes are identical in size and shape, it is called homologous chromosome। ये एक एग्जांपल देखिए। Yes, now these both chromosomes are identical in each other, identical in size and shape। Yes, it is homologous chromosome। लेकिन अब आप ये देखिए, ये वाला छोटा क्रोमोसोम है, ये वाला बड़ा है। Yes, so when both the chromosomes are unidentical in size and shape, it is called heterologous chromosome। अगर दोनों क्रोमोसोम साइज और शेप में एक दूसरे से मैच कर दे तो उसे हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम अगर साइज एंड शेप में मैच नहीं करते तो उन्हें हम कहेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। एक दो कंसेप्ट और बाकी है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। What is meant by F1 generation and what is meant by F2 generation, and what is meant by P1 generation and what is meant by P2 generation? Yes, see, capital Y and small y, this one is P1 generation। Yes, P1 means parent one। Now they produces capital Y, small y। आपको दिख रहा है ना कैमरे में? Yes, see, capital Y, this is P1 generation, मतलब parents one, और ये उनका क्या है? F1 generation। F का मतलब होता है, F means filial means child, और you can say offspring। ठीक है, मतलब आने वाली जनरेशन। So P1 produces F1 फ्यूचर में क्या बन जाएगी? P2 बन जाएगी। ठीक है, और इनमें से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो ये जो चाइल्ड होंगे वो कौन होंगे? F2 होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, माय मदर माय फादर वाज P1 and I am a F1, I am their children, no? So I am a filial generation 1। Yes, and me and my wife, we both are actually F1। I am a F1 for my father and mother, and my wife is a F1 for their father and mother। And after getting married, we produce as a child। So our child will be F2। Why? Because we
both converted into P2. हमारे मम्मी पापा मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे P1 है, पेरेंट्स 1, और मैं उनका क्या हूँ, चाइल्ड 1 मतलब फिलियल जनरेशन 1। और मेरे वाइफ के मम्मी पापा वो भी P1 है मेरी वाइफ के लिए, और मेरी वाइफ उनके लिए क्या है, P1। और फिर मैं और मेरी वाइफ हम जो F1 है हम क्या बन जाएंगे, हम P2 बन जाएंगे, मतलब पेरेंट्स 2। आफ्टर गेटिंग मैरिड हम P2 बन जाएंगे, और हमारा जो चाइल्ड आएगा वो क्या होगा, F2। तो P का मतलब होता है पेरेंट्स और F का मतलब होता है फिलियल जनरेशन, या तो आपका हो चाइल्ड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है वो है अलील, ऑल्सो कॉल्ड अलोमॉर्फ। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए मैंने सोचा आपको आखिरी में ही बताऊंगा। अलील और अलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अलील मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। अलील मीन्स आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये इनमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, वन इज अ रेड ट्रेड एंड सेकंड वन इज अ ब्लू ट्रेड। ये देखिए मैंने आपको पहले कलर बताया था, रेड कलर इज अ like there is a color, yes, color is a character, but red color and blue color are the traits. So what is meant by allele? Allele can be defined as contrasting form of a gene. ये contrast है ना, one blue one red, ये दोनों opposite एक दूसरे से contrast है। contrasting form of a character, contrasting form of a, ये देखिए फिर से एक बार, contrasting form of a gene having similar character but different trait. Contrasting form of a gene having similar character but different trait. What is a similar character? Is it similar character? Yes. Character is the similar character. Which is character? Color. But different trait. Why it is different trait? Blue is a one trait and red is another trait. Correct? फिर से एक बार सुन लीजिए। Contrasting form of a gene having similar character such as color and different traits such as a blue trait and red trait. So these are the 18 different concepts used in the genetics. अगर आपको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस को डिटेल में समझना है तो आपको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस को डिटेल में समझने के लिए आपको ये वाले काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ गए तो ही आप मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा और मोनोहाइब्रिड के लिए 3 एग्जांपल भी देके समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले डेफिनेशन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, व्हेन क्रॉसिंग इज मेड बिटवीन टू ट्रेट्स। टू ट्रेट्स मतलब like a one trait is of red color and another trait is of blue color. When crossing is made between two traits and one character, it is called monohybrid cross. What is one character? Red is a one trait and blue is a another trait. ये दो trait हैं, लेकिन रेड कलर और ब्लू कलर इन दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज है, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है कलर। यस, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है कलर। सो रेड इज वन ट्रेट, ब्लू इज अनदर ट्रेट। क्रॉस मेड बिटवीन टू ट्रेट्स एंड वन कैरेक्टर इज कलर, इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। लाइक फर्स्ट वन, यस, you can say yellow seed cross with green seed. Yellow color seed cross with a green color seed. So capital Y and small y. ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए P1। अब क्या होगा, इनमें से कैपिटल Y निकलेगा और इसमें से स्मॉल y निकलेगा। तो ये क्या बन गए, ये बन गए F1। F1 मीन्स फिलियल जनरेशन 1 और चाइल्ड 1। अब इससे क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर ये क्या बन गया, ये बन गया चेकर बोर्ड। ठीक है, मैंने आपको समझाया था चेकर बोर्ड को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, और यहाँ पे हमें बेसिकली मेल फीमेल का सिंबल ड्रॉ करना है। अब कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y।
ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये वाले सब हो गए F2, क्योंकि ये F1 फ्यूचर में क्या बन जाता है, P2 बन जाता है। अब कितने फ्लावर आ गए, तो हम पहले देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो कितना है, 1:2, 2:1 और 3:1। अभी 1 क्या है इसमें, 1 is yellow, correct, and 2 is a hybrid। अगर हमें येलो और ग्रीन कलर मिला के कौन सा कलर बनता है ये नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिड। और ये 1 क्या है, आखिरी वाला 1 is ग्रीन, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, जो हमें the character which comes outside, the character which we can see from outside, it is called phenotypic character। जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखते हैं हम उन कैरेक्टर को कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर अंदर दबे हुए होते हैं हम उनको कहते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर। The character which we can see from outside, it is called phenotypic character, and the character which we cannot see from outside but it is hidden inside, it is called genotypic character। अब हमने ये देखा इट इज 1:2:3, सॉरी 1:2:1, हमने क्लियरली देख लिया। अब ये 3:1 क्या है, 3 मतलब 1 + 2, सो 1 इज अ येलो, करेक्ट, 1 इज अ येलो। और ये जो दो हाइब्रिड आए हैं वो हाइब्रिड किसके कारण आए हुए हैं, वो येलो का कारण आए हुए हैं, तो 1 is a yellow and 2 are hybrid, so 1 + 2 = 3 and this is 1, so 3:1। अब दूसरा क्या बचता है, यहाँ पे बचता है जीनोटाइपिक रेशियो। सो जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना होता है, वही होता है 1:2, 2:1। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सी रेड फ्लावर, कैपिटल R क्रॉस विथ अ व्हाइट फ्लावर इंडिकेटेड बाय स्मॉल r। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है P1 मतलब पेरेंट्स 1। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r, सो ये क्या बन जाएंगे F1 फ्यूचर में क्या बनेंगे, दे विल टर्न इनटू P2, सो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, थोड़ा स्पेस रखते हैं हम, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, दिस विल बी चेकर बोर्ड and this will be the example। yes, capital R, yes, then capital R from this side, small r from this side, then capital R from above, capital R from this side, and then small r and then small r, so small r, so now phenotypic ratio, what will be the phenotypic ratio, 1:2, 2:1 or 3:1, so 1 is red color, yes, ये दो क्या है, ये दो है हाइब्रिड, लेकिन हमें पता है रेड प्लस व्हाइट क्या बनता है, रेड प्लस व्हाइट बनता है पिंक। तो अगर हमें पता नहीं है तो हम हाइब्रिड लिखेंगे, और पता है तो हम कलर लिख सकते हैं, एंड दिस 1 is white, and what is this 3:1, 1 red plus 2 pink is equal to 3 and 1 is a white, and what will be genotypic ratio, so genotypic ratio भी वही होता है 1:2, 2:1, करेक्ट। तो ये हैं दो एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अब ये जो एग्जांपल है मैं काफी स्लोली समझाता हूं ताकि शायद जिस कैंडिडेट को ये दोनों एग्जांपल ना समझे हो वो भी समझ जाए, ठीक है। अब आप ये देखिए, यू कैन से ब्लैक माइस क्रॉस विथ व्हाइट माइस। एक हमारे सामने है ब्लैक माइस, दूसरा हमारे सामने व्हाइट माइस। अब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं। ब्लैक माइस इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल B एंड व्हाइट माइस इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल b। दीज आर P1, यस, देन कैपिटल B स्मॉल b। याद रखिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो ये वाला,
तो आपको लाइनिंग ड्रॉ नहीं करनी है। ये मैं आपको समझाने के लिए लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली दिखे कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है कभी भी। सो दिस बिकम्स F1 एंड F1 आफ्टर बिकम्स P2। ये दोनों क्या है, ये पेरेंट्स है और इनका ये क्या है, फिलियल जनरेशन 1 मतलब चाइल्ड 1, और चाइल्ड आफ्टर सम टाइम दे टर्न इनटू द P2 मतलब पेरेंट्स 2। आगे देखिए B यहाँ से आता है और ये B यहाँ से आता है, फिर एक B हमें यहाँ पे लिखना होता है और ये B यहाँ पे, मतलब हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लिखने हैं। सॉरी, ठीक है। चलो, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड, एंड स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड एंड स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड। तो हमारे सामने ये अरेंजमेंट हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2, 2:1 और 3:1। तो ये 1 क्या है, 1 इज ब्लैक, 2 आर हाइब्रिड। लेकिन हमें पता है व्हाइट और ब्लैक को मिला के क्या बनता है, इनको मिला के बनता है ग्रे कलर, तो हम ग्रे भी लिख सकते हैं। एंड दिस वन इज व्हाइट, ठीक है, दिस वन इज व्हाइट। अब हम क्या लिखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। सो जीनोटाइपिक रेशियो इज आल्सो सेम 1:2, 2:1। सो ये हो गया हमारा, इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, when crossing is made between two traits, one trait is black mice, another trait is white mice, and one character. What is a common character? Black and white mice. Yes, black and white color. Color is a one character. This is called monohybrid cross. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदानी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डायहाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल विद अ classical example explained by the Gregor John Mendel. Yes, so first of all, di means two, hybrid means different type and cross means crossing. Yes, so dihybrid cross का मतलब क्या हुआ, when crossing is made between two character and four trait, it is called dihybrid cross. When crossing is made between two character and four trait, it is called dihybrid cross. मैं आपको dihybrid cross का एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं। जो सबसे पहले देखिए, येलो सीड क्रॉस विथ अ ग्रीन सीड। येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। एंड सेकंड कैरेक्टर इज राउंडेड शेप सीड क्रॉस विथ अ wrinkle शेप सीड। इट इज अ second character. So one is the color of seed and second one is the shape of a seed. There are two character and four trait. So dihybrid cross is when crossing is made between two character and four trait, it is called dihybrid cross. Let's start with a dihybrid cross in detail. So सबसे पहले मैं आपको dihybrid cross डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूँ। Let's start. Yellow round, green wrinkle. Yellow round, green wrinkle. Yellow indicated by capital Y because it is a dominant. Round capital R because it is dominant. Yellow is a color of seed which is a dominant character and green is a color of seed which is a recessive character. So if a dominant is capital Y, recessive will be small y. And if there is a round shaped seed, it is a dominant character indicated by capital R. So wrinkle will be indicated by small r. ठीक है, तो अब हम क्रॉसिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैपिटल Y फ्रॉम दिस साइड एंड कैपिटल R फ्रॉम दिस साइड। सो कैपिटल Y एंड कैपिटल R. कैपिटल Y फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल R फ्रॉम दिस साइड। देन स्मॉल y फ्रॉम दिस साइड एंड स्मॉल r फ्रॉम दिस साइड। देन now this is the first step. Second step, capital Y cross with a small y and capital R cross with a small r. Is it clear? Like that. Now capital Y cross with a capital R. So capital Y, capital R,
capital Y cross with capital R, then capital Y cross with a smaller, capital Y smaller, then small y cross with a small y cross with a capital R, then small y cross with a small r. So these are horizontally arranged character. Yes. Now we will arrange them in a vertical position. So capital Y, capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, small r, small y, small r. Yes. So now, yes, let's start. अब हमें कैसे भरना है? इन दोनों जीन्स में से फर्स्ट लेटर कैपिटल Y, यहां से कैपिटल Y, फिर कैपिटल R, कैपिटल, तो हमें पूरी की पूरी 16 कॉलम फिल करने हैं. सो कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, लाइक दैट. कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, then capital Y, small y, then capital R, capital. सबसे पहले हमें कैपिटल वर्ड सिलेक्ट करना है, then capital Y, small y, capital R, small r, then capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, small r. You can go like that way, you can also like go like that way, you can fill any column, doesn't matter. Then capital Y, small y, small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r, then capital Y, small y, capital R, small r, small y, capital R, small y, capital R, small r, then small y, sorry, first we have to write capital Y, then small y, small r, small r, small y, capital R, small r, small y, small y, small r, small r. Is it clear? These are the 16 column we have filled. This example was taken by the Gregor John Mendel. It is a classical example from the textbook. So now we have to discuss phenotypic ratio. What is phenotypic ratio? External character. So external character is 9:3:3:1. Now how you will find 9, 3? Yes, how you will be able to find? So just let me see. See, I'll show you by different color. So first is a 9. So who are 9? Remember these are 9, these are 3, these are 3, and this is 1. First 9 1 are yellow round. So first letter should be the capital Y and third letter should be the capital R. So capital Y, capital R. This is yellow round. Capital Y, capital R, 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 yellow round. Capital Y, small r, no. Capital Y, capital R, yes, yellow round. Capital Y, small r, no. Capital Y, capital R, yes. Capital Y, capital R, yes. Small y, capital R, no. Small y, small r, no. Capital Y, capital R, yes. Capital Y, small r, no. Small y, capital R, no. Small y, small r, no. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9. Yes, 9. Yellow round is 9. Now next is a 3. What are 3? Capital Y and small r. What is capital Y? Yellow. And what is small r? Green color. Yes. So first letter should be capital Y and third letter should be small r. Capital Y, small r, correct. Capital Y, small r, yes. And capital Y, small r, yes. 3. So these are 3. Now we have to find out the remaining 3. So which are these 3? Small y and
capital R. Small y means green and capital R means round. So first letter should be small y and third letter should be the capital R. So small y capital R, yes. Small y capital R, yes. Small y capital R, yes. So these are three characters, and now remaining last one we know that small y small r. So green and wrinkle. This is green and wrinkle. Correct? तो ये है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो. अब हम देखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होते हैं. तो इसमें होता है जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1. See, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 4, 9. Yes, 5 plus 4, 9, and 4 plus 1, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 2, 15, 15 plus 1, 16. See, 9 plus 3, 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 1, 16, 16, 16, 16 आ गए. तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर 16 है तो जीनोटाइपिक रेशियो भी 16 ही होगा, लेकिन लेवल ऐसी होती है 1 2 2 4 1 2 1 2 1. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में देखने वाले हैं. तो चलिए हम देखते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये. सो सबसे पहले ये देखिए, बैक क्रॉस की डेफिनेशन है व्हेन F1 generation cross with any parents, it is called back cross. और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन है when F1 generation cross with only recessive parent, it is called टेस्ट क्रॉस. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ पे. बैक क्रॉस में क्या है, when F1 generation cross with any parents, it is called back cross. मतलब F1 जनरेशन क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कैपिटल टी सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं. टॉल इंडिकेटेड बाय कैपिटल टी. देन ड्वार्फ इंडिकेटेड बाय स्मॉल टी. सो कैपिटल टी, स्मॉल टी कौन है ये है P1 और इनमें से क्या निकलता है कैपिटल टी स्मॉल टी. सो ये है F1. सो अगर ये F1 इनमें से डोमिनेंट से भी क्रॉस करे या रिसेसिव से क्रॉस करे, किसी के साथ भी क्रॉस करे, इसे हम क्या कहेंगे बैक क्रॉस. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेड फ्लावर है कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर है स्मॉल आर. तो इनमें से क्या निकलेगा, ये है P1 और ये है F1. कैपिटल आर स्मॉल आर इज F1. तो ये F1 जनरेशन अगर सिर्फ रिसेसिव के साथ क्रॉस करती है तो ही हम इसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस. When F1 generation cross with any parents, either dominant parent or either recessive parent, it will be called back cross. But what will be test cross? When F1 generation cross with only recessive parent, it is called test cross. हम एग्जांपल क्रॉस करके देख लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी आर parent one, they produce F1 generation. Now this F1 generation can cross with a dominant, can cross with a recessive also. हम पहले डोमिनेंट के साथ क्रॉस करके देखते हैं. सो देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे डोमिनेंट ना, तो डोमिनेंट में कैपिटल टी तो हम सिर्फ एक ही कैपिटल टी यूज करेंगे. और यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. A very small checkerboard is created in this. Yes. See, capital T, and then this capital T, and then this small t. What will be phenotypic ratio? Phenotypic ratio will be 1:1 or 50:50. Now what is 1? This is 1. 1 is tall and this one is
hybrid. Yes, you can say that this is not tall. This is, you can say, this is homozygous tall, and this is called heterozygous tall. ये देखिए, ये है दोनों पेरेंट्स P1. अब इनका क्या है, F1 जनरेशन. अब ये F1 जनरेशन डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया गया, तो कैपिटल T इसके लिए हमने यहाँ पे कैपिटल T लिखा. फिर ये कैपिटल T यहाँ आ गया, ये स्मॉल t यहाँ आ गया, कैपिटल T स्मॉल t. अब ये कैपिटल T इसके लिए हमने क्या लिखा है, टॉल, मतलब होमोजाइगस टॉल. होमोजाइगस क्यों, ये दोनों के दोनों सेम जीन्स है ना. और हेटेरोजाइगस, यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल क्यों, क्योंकि कैपिटल T पहले है. अगर पहले कैपिटल T है तो ये टॉल हो गया. लेकिन हेटेरोजाइगस क्यों, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग जीन्स है ना, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस टॉल. अब यहाँ पे देखिए, capital R is a red flower, small r is a white flower. This is parent one, and F1 generation is a pink. And now we are going to do the test cross. So in test cross, which we are crossing? We are crossing with a recessive parent ना. इनके साथ हमें क्रॉस करना है, तो क्या होगा, small r ना. So here is a small r. Yes, here we will write a small r, then capital R, then small r. Okay, now what will be the next? Capital R, small r, then small r, small r. What will be phenotypic ratio? Phenotypic ratio will be 1:1 or same 50:50. But now what will be 1? 1 is here. What is this? This is pink. Or what you will say? You will say heterozygous pink. And what will be this? This will be white. But what you will call? You will call similar है ना, तो हम क्या कहेंगे, homozygous white. तो ये वाली कंसेप्ट हो गई टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट, और ये वाली हो गई बैक क्रॉस F1 जनरेशन विद डोमिनेंट. अगर हम F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ क्रॉस करते तो भी वही होता. अब आप ये देखिए, ये जो है ये टेस्ट क्रॉस भी है और बैक क्रॉस भी है, क्योंकि हमने बैक क्रॉस की डेफिनेशन में क्या कहा है, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद एनी पेरेंट. अगर F1 जनरेशन डोमिनेंट के साथ क्रॉस करती है तो भी बैक क्रॉस, और अगर F1 जनरेशन रिसेसिव के साथ क्रॉस करती है तो भी बैक क्रॉस. लेकिन यहाँ पे हमने जो ये वर्ड यूज किया हुआ है ओनली इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है. F1 जनरेशन किसी के साथ भी क्रॉस करे तो हम उसे कहेंगे बैक क्रॉस, लेकिन F1 जनरेशन अगर सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करती है तब हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. सो दिस इज बैक क्रॉस, दिस इज टेस्ट क्रॉस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच रहे. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं. आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम उसका एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स व्हेन dominant allele is not completely suppressing characters of recessive allele. This concept is called incomplete dominance. Yes, इस concept को हम कहते हैं incomplete dominance. देखिए, when dominant allele, हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आप कंसिडर कर लो yellow will be indicated by capital Y. It will be opposite, recessive will be the green. So green will be
small y, small y. अब देखिए, when dominant allele, this one is dominant, is not completely suppressing the character of recessive allele, it is called incomplete dominance. डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट अलील होती है वो रिसेसिव अलील को पूरा सप्रेस कर देती है, लेकिन ये वाली कंसेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसमें जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील को पूरे की पूरा सप्रेस नहीं करती है, बल्कि रिसेसिव अलील के भी कुछ कैरेक्टर ऊपर आके दिख जाते हैं हमें, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन अ नॉर्मल डोमिनेंस व्हाट हैपन, a dominant allele completely suppress the character of recessive allele, so you can't see the recessive character. But in incomplete dominance what happen, this dominant allele do not suppress completely recessive allele, therefore dominance character also appear and recessive character also appear. So that's why this allele is considered as this dominance is considered as a incomplete dominance. It is not complete dominance, that's why name is called incomplete dominance. Now I'll tell you, there are so many examples of incomplete dominance. You can explain it by using two example or one example. I'll tell you some example. First of all, Antirrhinum majus. Antirrhinum majus, you can call snapdragon flower. This snapdragon flower also known as a dog flower. So this is the first example by which you can explain incomplete dominance, and there is also one more example like Mirabilis jalapa. And Mirabilis jalapa is actually the scientific name of 4 o'clock plant. 4 o'clock plant. I'll tell you why it is 4 o'clock plant. Generally, Mirabilis jalapa is a place, is a particular place where long time ago war was happened. And nowadays in Mirabilis jalapa area, maximum plants are not available. But red color plant and white color plant, both type of plants are available. Means one plant where there is a red flower is coming and another plant where there is a white flower is coming. मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि मिराबिलिस जलापा एक एरिया का नाम है जहाँ पे कुछ साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट कुछ सेंचुरीज पहले वहाँ पे बड़ा वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, और उसके कारण आज वहाँ पे एक प्लांट ऐसे आते हैं जिनमें रेड कलर के फ्लावर होते हैं और एक प्लांट ऐसे आते हैं जिनके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं. लेकिन इन दोनों प्लांट को अगर आप कहीं पे दूर से देखो तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई देगा. यस, दिस इज 12 एंड दिस वन इज 4. A plant is growing red color flower towards a 12 and flower which is growing towards 4. अगर आप दूर से देखोगे तो आपको रेड कलर के फ्लावर 12 के पेंडुलम में दिखेंगे और 4 की तरफ व्हाइट कलर फ्लावर बेंट होते हुए दिखेंगे. तो आपको ऐसा लगेगा there is a 4 o'clock in the timing. Yes, there is a 4 o'clock in the timing. That's why scientific name of 4 o'clock plant is called Mirabilis jalapa. बाकी अगर देखें तो क्रॉसिंग तो एकदम नॉर्मल है, मोनोहाइब्रिड जैसी है. जस्ट लाइक मिराबिलिस जलापा हैज अ वन रेड कलर फ्लावर इंडिकेटेड बाय कैपिटल R and one white color flower indicated by small r. So what will be? This will be the P1 and then capital R small r. This will be F1. In future it will turn into the P2, means parents 2. So what will be the next? Capital R, small r, capital R, small r. And front of us we have this scenario. Yes, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. Sorry for the काफी छोटा टेबल बन गया 2 net square. Now phenotypic ratio. Phenotypic ratio will be 1:2, 2:1. And what will be the 1? 1 will be the red color, 2 will be pink color or you can call it hybrid one, and this one will be white color. Okay, तो मिराबिलिस जलापा ये नॉर्मल ही है. और अगर हम देखें
genotypic ratio. So genotypic ratio is also 1:2:1. अब ये कहोगे कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है नॉर्मल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और मिराबिलिस ज्यादा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और नॉर्मल ये जो इनकम्प्लीट देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमेन, इनमें क्या फर्क है? तो ये देखिए, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करते हैं तो हम कौन से भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन करना हो तब हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ यूनिक एग्जांपल है। इवन तो अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखना हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के काफी और भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर। यस, ह्यूमन स्किन कलर में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है। एंड यू कैन से हैंड साइजेस में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है। यस, इवन दो हाइट में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है। एंड वोकल पिच, ये सभी एग्जांपल्स हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इट वाज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में कोडोमिनेंस ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हम क्या होती है कोडोमिनेंस। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। यस, सो व्हेन two alleles express their characters equally, it is called codominance. It is called codominance. Yes, now you just see what does it mean by co means two person. Like there are two students which are sitting at the same bench, so they said that we are co-bench partner. Two students going to the same coaching classes, going to the same school, so they will say that we are co-bench partner, co-coaching mate and co-classmate. Co means two and dominance means powerful. Codominance means there are two allele, both are equally powerful. अब आप एक कुछ एग्जांपल देखिए। मान लो दो फ्रेंड हैं और वो डांस कंपटीशन में परफॉर्म कर रही हैं, दोनों साथ में ही, ठीक है। तो जब डांस कंपटीशन हो या कोई गैदरिंग हो, साथ में वो परफॉर्म करेंगे और दोनों ने इतनी बेटर प्रैक्टिस की हुई है कि एक भी स्टेप दोनों में चेंजेस नहीं आते, दोनों इक्वली परफॉर्म करती हैं और ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि कौन बेटर है दोनों में से। तो दोनों के दोनों बेटर है। जब दोनों के दोनों बेटर है तो दोनों के दोनों डोमिनेंस है, इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब हम कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे स्किन कलर इन काउ। सो देयर इज अ वन red skin color cow indicated by capital R and there is a white skin color cow. अब आप एक चीज याद रखिए, जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तब कैपिटल आर के सामने क्या यूज करते हैं? स्मॉल आर। लेकिन स्मॉल आर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस वक्त हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन उसके सामने जो व्हाइट है वो भी डोमिनेंट है, तो व्हाइट को आप स्मॉल आर तो नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल W लेटर यूज करेंगे, ठीक है। दिस वन इज पेरेंट्स वन एंड नाउ कैपिटल आर फ्रॉम दिस पेरेंट एंड कैपिटल W फ्रॉम दिस पेरेंट। दिस बिकम्स F1 means filial generation 1. After some time filial generation 1 turn into P2 parents 2. Then we can see the scenario like that. Capital R, capital W, then capital R, capital W. So this one is checkerboard. Okay. So now rest of the things we know that capital R, capital W, then
कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, हम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये कि पहले डोमिनेंट होना चाहिए। अब ये दोनों डोमिनेंट है तो कोई भी यूज कर सकते हैं। देन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। सो नाउ वी हैव phenotypic ratio, phenotypic ratio which is 1:2, 2:1. What is 1 now? 1 is red color. Now what is this one? This one is white color. Can you guess what will be the middle one? It will be not a pink. जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो रेड प्लस मींस 1 is red, 2 are pink and 1 is a white. यहाँ पे हम पिंक कलर यूज नहीं करेंगे। पिंक कलर विल बी रिलेटेड टू फ्लावर, बट दिस इज रिलेटेड टू द स्किन कलर ऑफ काउ. सो देयर इज अ न्यू कलर इज जनरेटेड. दिस कलर इज roan color. Yes, so capital R capital W capital R capital W are 2 and these are roan color. And genotypic ratio. Genotypic ratio will be again same 1:2, 2:1. So this will be phenotypic ratio, this will be genotypic ratio. कोडोमिनेंस मतलब दोनों के दोनों उतने ही पावरफुल है, उतने ही डोमिनेंस है. ठीक है. अब आप ये चीज, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं. मूवी में शोले मूवी अगर आपने देखी होगी तो आप ये देखो कि उसमें अमिताभ बच्चन का रोल काफी बेटर था, धर्मेंद्र जी का था. तो हम देखें कि दोनों के दोनों एकदम मंझले हुए कलाकार हैं, मतलब दोनों के दोनों टैलेंटेड एक्टर हैं और दोनों का परफॉर्मेंस काफी बेटर था. तो वो क्या थे, वो फ्रेंड थे, को पर्सन थे, मतलब दोनों के दोनों इक्वली पावरफुल थे. हम जज नहीं कर पाते थे किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था, तो दोनों के दोनों का परफॉर्मेंस काफी बेटर था. सो दिस इज कोडोमिनेंस. होप सो यू अंडरस्टूड कोडोमिनेंस विद एग्जांपल्स एंड अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंप्लिसिटी. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीपल अलील. और क्लासिकल एग्जांपल है मल्टीपल अलील का ह्यूमन ब्लड ग्रुप. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन बाय मल्टीपल अलील? सो आई विल टेल यू. जस्ट सी दैट वी हैव दिस क्रोमोसोम and on this chromosome we have first gene, second gene and third gene. So what is multiple allele? When 3 or more than 3 allele is located on same locus or same location of same chromosome, it is called multiple allele. जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जगह के ऊपर एक क्रोमोसोम के एक ही जगह के ऊपर 3 या तो 3 से ज्यादा अलील लोकेटेड होती है तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल अलील. When 3 or more than 3, it may be 4, 5, 6, 10, doesn't matter. When 3 or more than 3 allele located on single locus, single location of chromosome, it is called multiple allele. जब एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर सिंगल जगह के ऊपर 3 से ज्यादा अलील लोकेटेड होती है उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल अलील. यहां पे देख रहे हो आप, ये क्रोमोसोम है, उस एक क्रोमोसोम का ये एक सिंगल जगह है और इस सिंगल जगह पे 3 अलील लोकेटेड है, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल अलील. एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप. आई टेल यू, ह्यूमन ब्लड ग्रुप can be the A positive, can be A negative, can be B positive, can be B negative, can be AB positive, can be AB negative, and can be O positive, can be O negative. ब्लड ग्रुप आइदर में भी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर. हम आज उस चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले. हम आज सिर्फ जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जीनोटाइप मींस इंटरनल कैरेक्टर एंड फिनोटाइप एक्सटर्नल कैरेक्टर. मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, so I am a B positive. B positive is a phenotype and B positive blood होने के कारण मेरे बॉडी में कौन से जीन्स हैं उसे हम कहते हैं जीनोटाइप. So I tell you, there is a one specific gene called I gene and I gene control human blood group. So I gene control human blood group. I gene क्या कंट्रोल करती है? I gene हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है. अब मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज समझा देता हूं. सी, दिस इज अवर जीनोटाइप.
मैं आपको जीनोटाइप उस साइड बताता हूँ. दिस विल बी अवर phenotype and this is our genotype. What is phenotype? What is genotype? Like blood group A positive. अभी जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा उसकी बॉडी में जीन्स कौन से होंगे? तो जीन्स होंगे IA IA. ठीक है, क्लियर है? अब आप एक चीज समझ लीजिए, हमने क्या डिस्कस किया हुआ है? मल्टीपल एलील ना. सो मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है? व्हेन 3 और मोर देन 3 जीन्स, व्हेन 3 और मोर देन 3 जीन्स, जीन्स की जगह पर आप अलील भी कह सकते हो. व्हेन 3 और मोर देन 3 जीन्स और 3 अलील लोकेटेड ऑन सेम लोकेशन ऑफ सेम क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील. क्लासिकल एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इज अ ह्यूमन ब्लड ग्रुप. अभी हमारे ब्लड में अगर एक जीन्स होती है आई जीन, ये क्या कंट्रोल करती है? ये हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करती है. सो बेसिकली जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा उसके अंदर जीन्स कौन सी होगी? IA. एंड जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा उसके अंदर जीन्स कौन सी होगी? उसके अंदर जीन्स होंगी IA एंड IO. यस, this indicate IA indicate both alleles are dominant, but in this one is a dominant and one is recessive. जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है और वो ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव. लेकिन अगर दोनों के दोनों अलील डोमिनेंट है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. जिसे आपने देखा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, सो IA बोथ आर डोमिनेंट जी, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव. IA and IO, one is a IA is a dominant and IO is a recessive, so this is negative blood group. अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव हम कैसे लिखेंगे? IB. दिस इज डोमिनेंट एलील, दिस इज आल्सो डोमिनेंट एलील. एंड बी नेगेटिव हम कैसे लिखेंगे? बी नेगेटिव. सो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज IB, दिस इज डोमिनेंट एलील, and IO, this is recessive allele. So one dominant allele, one recessive allele is a negative blood group. Now AB positive blood group, AB positive blood group कैसे लिखेंगे हम? AB positive blood group IAB, it will be AB positive blood group. And AB negative कैसे लिखेंगे हम? AB negative blood group. So we have simple theory behind it. IAB and IO. Is it clear? This is AB positive and AB negative. Now O positive blood group. O positive कैसे लिखेंगे हम? O positive लिखेंगे IO and negative कैसे लिखेंगे? O negative. So O negative we will write in this pattern IO minus IO minus. So this is positive blood group, this is genotype of positive blood group, this is negative blood group, this is genotype of negative blood group. अब phenotype और genotype मतलब क्या? अब मेरा खुद का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मेरे आरबीसी के ऊपर कौन सी जीन्स हैं? ये वाली जीन्स है IB. ठीक है, अब आप ये वाला टेबल छोड़ दो, अब सब आप ये भी देखोगे. जैसे अगर आपके अंदर जीन्स है IBIO, तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, मतलब कौन सा है? बी नेगेटिव. ये वाला देखिए बी नेगेटिव. तो ये सिंपल है ब्लड ग्रुप समझना. सो ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ मल्टीपल एलील. मींस when 3 or more than 3 allele are located on same location of chromosome, it is called multiple allele. And best example of multiple allele is a human blood group. आप यहाँ पे देख सकते हो 3 अलील एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, तो इस वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल एलील. और इसका एग्जांपल हमने देखा ब्लड ग्रुप. ये सारे के सारे ये ब्लड ग्रुप हैं और ये सारे के सारे उनके जीनोटाइप है. अगर हमारा ब्लड ग्रुप ये है तो जीनोटाइप ये वाला है. अगर हमारा ब्लड ग्रुप ये है ए नेगेटिव तो जीनोटाइप ये है. सिर्फ O इंडिकेट करता है रिसेसिव एलील और AB O ये इंडिकेट करते हैं डोमिनेंट एलील. डोमिनेंट एलील मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, रिसेसिव एलील मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इट वाज अबाउट मल्टीपल एलील फ्रॉम द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर. थैंक यू.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, वो है प्लियोट्रोपी। ये बेसिकली जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर से रिलेटेड है, प्लियोट्रोपी। तो आइए चलिए देखते हैं प्लियोट्रोपी का क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स यूज करेंगे। सो व्हेन सिंगल जीन control two or many traits, it is called pleiotropic genes and phenomena is called pleiotropy। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लीजिए, when single gene control two or many traits, जब एक सिंगल जीन दो या तो दो से ज्यादा ट्रेट्स को एक अकेली जीन्स कंट्रोल कर लेती है, तो इस जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। ठीक है, इस वाली जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स, लेकिन इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर इस ब्लैक मार्कर की इंक खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद अगर मैं इसमें रेड इंक डालता हूं तो ये रेड लिखना शुरू कर देगा। फिर उस रेड खत्म हो जाने के बाद अगर इसमें मैं ब्लू इंक डालता हूं तो ये ब्लू भी लिखना शुरू हो जाएगा। मतलब एक मार्कर तीन कलर से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब एक सिंगल जीन अगर दो या तो दो से ज्यादा ट्रेट्स को, दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। इसके बेसिकली दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिकल सेल एनीमिया। अब क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, ये समझ लीजिए। We know that in a normal RBC are basically circular, and at the center of RBC there is a presence of HB. HB stand for hemoglobin, correct? HB stand for hemoglobin. Generally hemoglobin is HbA in a normal person, but hemoglobin will turn into HbS in a sickle cell patient. I hope so, are you getting? Yes? तो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे अंदर कौन सी जीन्स होती है? HbA स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन नॉर्मल जीन्स। लेकिन जो सिकल सेल पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, मतलब जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनके अंदर क्या होता है? HbS जीन्स होती है। अब उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। सी, ये कंसीडर कर लीजिए, दिस इज अ RBC ऑफ this one is a normal RBC, correct? And this one is sickle cell RBC. This one is sickle cell RBC. अब होता क्या है, नॉर्मल आरबीसी के अंदर सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है और सिकल सेल आरबीसी में भी सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन दो चेन से बना होता है। एक होता है अल्फा चेन और एक होता है बीटा चेन। और अल्फा और बीटा चेन के बीच में क्या होता है? आयरन होता है। सिकल सेल एनीमेटिक पेशेंट के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होने के कारण हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनता नहीं है, और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अल्फा और बीटा जो पेयरिंग होती है, ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर हीमोग्लोबिन की पेयरिंग ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी काफी कम हो जाती है और आरबीसी बेसिकली ऐसे हो जाते हैं, हाफ मून शेप। सो हाफ मून शेप RBC, this is called sickle cell anemia। ठीक है,
तो ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके आरबीसी ऐसे हाफ मून शेप देखते हैं और हमारे आरबीसी नॉर्मली सर्कुलर होते हैं। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हम प्लियोट्रोपी में कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज PKU. What is PKU stand for? PKU is a phenylketonuria. Yes, phenylketonuria is a one type of a genetical disorder and it is due to the defect of one gene which was controlling two or more than two character. देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्कस क्या हुआ है, सिंगल जीन्स दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। एक सिंगल जीन दो या तो दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। सेम वे फिनिलकीटोन्यूरिया PKU एक ऐसी डिसीज है जिसमें एक जीन्स डिफेक्टिव होने के कारण 2 से 3 साइड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। वो साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो जीन्स प्रॉपरली काम करती होती है हमारी बॉडी में तो वो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल ट्रेट होते हैं, लेकिन वो जीन्स काम नहीं कर रही, इसके लिए हमारी बॉडी में 2 से 3 साइड इफेक्ट होते हैं। Phenylketonuria is one type of a genetical disorder in which there is a defect of a single gene, and due to the defect of that single gene, our body is facing 2 to 3 side effects. I'll show you this one. See, our body generally have phenylalanine amino acid, and we convert phenylalanine amino acid into tyrosine amino acid, by the enzyme called phenylalanine hydroxylase। अब आप एक चीज समझ लीजिए, हम जो फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद हमें ये अमाइनो एसिड मिलता है फिनिलएलानिन, लेकिन हमें फिनिलएलानिन का कन्वर्जन करना होता है टायरोसिन में। तो फिनिलएलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है फिनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आप एक इमेजिन कीजिए, अगर हमारी बॉडी में जीन्स का डिफेक्ट होता है और जीन्स का डिफेक्ट होने के कारण ये वाली एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में फिनिलएलानिन की क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगी और इसके कारण 3 साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट होता है हेयर लॉस, दूसरा होता है मेंटल रिटार्डेशन और थर्ड वाला होता है स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो देखिए एक जीन्स के कारण कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वन सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मेनी कैरेक्टर। लेकिन अगर वो जीन्स काम नहीं कर रही है तो 2 और मेनी कैरेक्टर इफेक्ट भी तो होगा ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, phenylketonuria is a one type of a genetical disorder in which due to the defect of single gene many effects are found in our body. For example, when we are eating a food we are getting a phenylalanine amino acid, but we are converting phenylalanine amino acid into tyrosine amino acid, and to convert this phenylalanine into tyrosine amino acid we required an enzyme called phenylalanine hydroxylase, and this enzyme phenylalanine hydroxylase is produced by a particular gene, and if that gene is not working in our body then we can have a problem like hair loss, mental retardation and skin pigmentation. So these are many side effects due to the defect of one gene. And in sickle cell anemia also, due to the you can say half moons RBC, we suffer from the breathing problem, we suffer from oxemia, means deficiency of oxygen, and hemoglobin is also not working, so there is a there is also problem in the transportation of nutrient to the body tissues. So there are so many side effects found in sickle cell anemia as well as phenylketonuria, just due to the defect of single gene. That's called as a this is called as a pleiotropy or pleiotropic gene. Thank you so much for watching this video. If you truly like this video, if you truly understood sickle cell anemia, PKU and pleiotropy fully concept, then please press the you can say hit the like button और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसी आने वाली सभी वीडियो ऐसी कंटेंट की होती है, हम टाइम पास ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जो नीट की प्रिपरेशन करते हो, और प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसी को हम मल्टीपल फैक्टर और पॉलीजीन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता क्या है। मैं आपको ये पूरा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीन बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉली मीन्स मेनी and genic means genes and inheritance means transmission of character. Yes, so I'll tell you, many characters are transmitting from parents to offspring. Many characters are transferring from parents to offspring at a one time. It may be the, you can say, color of eye, it may be the, you can say, shape of a chin, facial expression, our body height, our blood group, etc etc. जब हम काफी सारे कैरेक्टर हमारे मदर फादर से हमारे अंदर आते हैं, फिर वो आईज का कलर हो, आईज का शेप हो, हेयर का पैटर्न हो, हमारी हाइट हो, ब्लड ग्रुप हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, कोई भी कैरेक्टर, जब काफी सारे कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर आते हैं, उस फीचर को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अगर हमें स्टडी करना है तो हम एक जीन्स को स्टडी करके कोई फायदा नहीं, हमें काफी सारी जीन्स को एट अ टाइम स्टडी करना पड़ता है, और तभी हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पॉलीजीन्स भी कहते हैं या तो मल्टीपल फैक्टर भी कहते हैं। If you want to study polygenic inheritance, then you can't study single gene. You have to study many genes at a one time, and that is why polygenic inheritance is also called polygenes and also known as a multiple factor. Now I'll tell you one classical example. There was one scientist called H. Nielsen Eel. H. Nielsen Eel. Okay, H. Nielsen Eel. Who was H. Nielsen Eel? H. Nielsen Eel in the year 1908. He took a red and white kernel variety. Yes, what is kernel? मैं आपको बताता हूँ। वीट होती है, वीट के ऊपर जो छिलका होता है, वीट के ऊपर जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग के दो प्रकार आते हैं। एक रेड कलरिंग की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं रेड कर्नेल, और एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं व्हाइट कर्नेल। सो एच निल्सन ईल ने रेड और व्हाइट कर्नेल के ऊपर, मतलब उस कवरिंग के ऊपर क्रॉसिंग की है, और क्रॉसिंग करने के बाद उन्होंने एक्चुअली क्रॉसिंग तो डायब्रिड जैसी टेक्निक की थी, और उन्होंने जो रेशियो निकाला हुआ था वो था 1:4, 4:6, 4:1। बेसिकली अगर हम देखें तो डायब्रिड क्रॉस में रेशियो कैसे आता है 9:3, 3:1, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रेशियो ऐसा नहीं आता है, ऐसा होता है 1:4, 6, 4:1। तो हम कैसे निकालते हो, चलिए देखते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ red kernel indicated by capital A, capital B, and cross with a white kernel. White kernel is a recessive variety, so it will be indicated by small a, small b. So चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं डायब्रिड क्रॉस टेक्निकली। सो कैपिटल A from this side, capital B from this side, and small a from this side and small b from this side. Then capital A cross with a small a, and then capital B cross with a small b. So here we goes second number gametes. So let's start with a cross now. Okay. So first, capital A cross with a capital B. Capital A cross with capital B. So capital A, here we have to show capital A, capital B. So capital A, capital B. Then capital A cross with a small b. So capital A, small b. Capital A, small b. Yes? Are you able to see the below? Okay. Then small a, capital B. Small a, capital B.
So small a, capital B. Yes, and finally we will see up to this, because in camera I think so you can see up to this one. And then finally small a, small b, small a, small b. So now go for the checkerboard feeling. Male and female symbol. Then capital A, capital A, capital B, capital B, capital A, capital A, capital B, small b, capital A, small a, capital B, capital B, then capital A, small a, capital B, small b. Correct? Then capital A, capital A, capital B, small b, capital A, capital A, small b, small b, capital A, small a, capital B, small b, then capital A, small a, small b, small b, then capital A, small a, capital B, small b, capital A, small a, capital B, small b, small a, capital B, then small a, capital B, small b, last one, capital A, small a, capital B, small b, capital A, small b, small b, small a, capital B, small b, small a, small b, small b. आई होप सो आप लोगों को टेबल कैसे फील करते हैं वो आपको क्लियरली समझ गया होगा. हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ऐसे ही सभी कॉलम. मान लो ये वाला देखिए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, गॉट इट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फिनोटाइपिक रेशियो. सो फिनोटाइपिक रेशियो, so phenotypic ratio is 1:4:6:4:1. So I'll show you it by red color marking. Okay, now what is 1? 1 is darkest red. 1 is darkest red. Now what is darkest red? Out of this 16, one column will be there in which all 4 are capital. ठीक है, इन 16 कॉलम में से एक कॉलम ऐसा होगा जिसके अंदर चारों के चारों लेटर्स कैपिटल होंगे. जैसे ये देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल. बाकी किसी में भी चारों के चारों कैपिटल नहीं होंगे, तो इसे हम कहेंगे डार्केस्ट रेड. अब ये कितने हैं, एक ही हैं. उसके बाद डार्क, ठीक है, डार्केस्ट रेड कितने हैं, एक. और डार्क कितने हैं, डार्क होंगे 4. तो 4 देखिए, 4 will be dark. So 3 capital 1 small, 3 capital 1 small. तो ये देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी 1, कैपिटल ए, कैपिटल बी 2, कैपिटल ए, कैपिटल बी 3. फिर ये देखिए आगे, ये 3 हो गए. एंड देन सॉरी, यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल, ये दोनों कैपिटल बी हैं. तो ये देखिए कितने हो गए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये भी कितने हो गए, 4. तो ये 4 कौन से हो गए, 4 हो गए डार्क. फिर आगे हम आते हैं 6 की तरफ. तो पहले कौन से थे, डार्केस्ट रेड, उसके बाद डार्क, अब होंगे मीडियम. मीडियम मतलब 2 कैपिटल लेटर एंड 2 स्मॉल. ऐसे हमें कितने फाइंड आउट करने, 6. सो कैपिटल ए, 1, कैपिटल ए, कैपिटल बी 2, कैपिटल ए, कैपिटल बी 3. यस, ये 1 हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी 4, कैपिटल बी 5, और फिर यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी 6. तो ये हो गए 6. अब हम आते हैं 4. कौन से होंगे, 4 होंगे लाइट. लाइट मीन्स only 1 capital and 3 small. 1 capital, 3 small. So see, 1 capital A and all are 3 small. Yes, capital A and all are 3 small. Capital B, all are 3 small, and capital B, all are 3 small. So ये हो गया light and only one will be white. White means all 4 are small. So all 4 are small. तो ये हो गया 16 कॉलम, ये है रेशो.
1:4:6:4:1. डायहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा होता है 9:3:3:1 होते हैं 16, यहाँ पे भी 16, लेकिन रेशियो है 1:4:6:4:1. Why? Because this is an example of polygenic inheritance, not an example of dihybrid cross. So thank you so much for watching this video. It was a polygenic inheritance explained by the H. Nilsson Ill in 1908 from the red and white kernel. Thank you so much. Have a good day.